नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस प्रिस्टम क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, विद्यार्थियों, वादे के अनुरूप आज की इस क्लास में हम एक फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से मैंने दोनों में ही गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी कोई भी नदी को शेष नहीं छोड़ा है। एक बाणगंगा के बारे में मैंने छोड़ रखा है। उसको मैंने क्यों छोड़ रखा है अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। आज हम तीसरे प्रकार के अपवाह तंत्र की बात करते हैं और वह है आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा है? वह कौन सा है? वह आंतरिक अपवाह तंत्र है। आंतरिक अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र को ही दोस्तों अंतः प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः अपवाह तंत्र। तो आज हम बात करेंगे यहां पे आंतरिक अपवाह तंत्र की। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतः अपवाह तंत्र क्या है। तो शुरुआत में जब हमने पढ़ा था पहले की क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि ऐसी नदियां जो या तो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से होकर बहती है, अंत में जल अपना बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, उन नदियों को हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। हालांकि खुद कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, वो किसी अन्य बड़ी नदी की सहायक नदी बनकर अंत में कहाँ पहुँच जाता है उसका जल, तो अंत में उसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान से होकर बहने वाली या राजस्थान से उद्गम होने के बाद राजस्थान में बहती हुई अंत में अपने जल को कहाँ ले जाए? अरब सागर में ले जाए, उसे हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी कहते हैं। लेकिन आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र का अर्थ यह है कि वह नदी ना तो कहाँ गिरती है, ना तो बंगाल की खाड़ी में जाती है और ना ही कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। यानी अपने जल को ना तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, ना अरब सागर में ले जाती है। वह नदी बहती हुई वही मरुस्थल में विलीन हो जाए। मरुस्थल में क्या हो जाए? विलीन। क्योंकि यह नदियां जो होती है बरसाती होती है, छोटी होती है, इनमें नित्यवाही, यह कहने का अर्थ यह कि हमेशा जल की आवक नहीं होती, इसलिए इन नदियों में जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और जल की मात्रा कम होने के कारण यह अपने उद्गम से थोड़ी दूर बहती है और बहने के बाद धीरे 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 मरुस्थल में विलीन हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। मतलब वह नदी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में नहीं जाती, किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं जाती, जो इनमें जाती हो वहां नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र या फिर अंतः प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक अपवाह तंत्र वाली जो नदियां हैं, वो नदियां सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम संपूर्ण देश की बात करें और संपूर्ण देश के अपवाह तंत्र को पढ़ें तो वहां पर आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतः अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उसमें सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक नदियां जो हैं वो भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आंतरिक अपवाह तंत्र
किसे कहते हैं या ये क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र में आज सबसे पहले एक नदी के बारे में, और वह नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है, देखिए आजकल एग्जाम में आप पीछे के पेपर भी उठाकर देखें, उसमें देख लीजिए आंतरिक अपवाह तंत्र में दो नदियों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कौन सी नदी के बारे में पूछा गया है? घग्गर नदी के बारे में। उसके बाद में कांतली नदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके संबंध में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले घग्गर नदी हम बात करेंगे कि घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, कि और इसके नाम क्या क्या है, क्या क्या कहते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, घग्गर नदी को वर्तमान में, अगर हम अभी के समय की बात करें तो वर्तमान में घग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी। क्या कहा जाता है? मृत नदी। कि निम्न में से कौन सी नदी को मृत नदी भी कहते हैं? तो वह नदी कौन सी है? घग्गर। दूसरा, घग्गर नदी को ही दोस्तों कहा जाता है नट नदी। क्या कहती है? नट नदी कहती है। मतलब ये दोनों उपनाम आपको याद रखने हैं और देख लेना किसी भी एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं कि मृत नदी किसे कहते हैं? तो घग्गर को। नट नदी किसे कहते हैं? तो घग्गर को। उसके बाद में देखिए, आपने बहुत बार दोस्तों सुना होगा कि प्राचीन समय में इस पश्चिम उत्तर पश्चिम का जो राजस्थान है, इस राजस्थान से होकर एक नदी बहती थी, इसको हम सरस्वती नदी, और दूसरी जो है ध्वस्तदसी जो नदी है वो प्रवाहित होती थी। ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। हालांकि इसके अवशेष जो है वो वर्तमान में हमें कहीं कहीं मिल रहे हैं। जैसे हम बात करें पश्चिम के थार के मरुस्थल में जैसलमेर जो जिला है वहाँ एक भूगर्भिक जल की, मीठे जल की एक पट्टी है, और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि उसी भूभाग से होकर किसी समय कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। इसी तरह घग्गर नदी जो है, इस घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों दृष्टवती नदी। क्या कहते हैं? दृष्टवती नदी कहते हैं। वर्तमान समय में घग्गर जो नदी है, ये घग्गर नदी, ये दृष्टवती जो नदी है उसके कहाँ बहती है? उसके पेटे में बहती है। कहाँ बहती है? उसके पेटे में। कि वो दृष्टवती जो नदी है वो तो नहीं बहती, लेकिन उसके स्थान पर वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। और नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है उसको हम पेटा कहते हैं। उसी पेटे जहां पहले कौन सी नदी बहती थी? दृष्टवती नदी बहती थी, उसी क्षेत्र में अब कौन सी नदी बह रही है? उसी पेटे में कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। इसलिए दोस्तों हम उसे दृष्टवती नदी की संज्ञा भी दे सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्तमान में उसके पेटे में, वर्तमान में उसके स्थान पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी कहलाती है। चलो आगे हम बात करते हैं राजस्थान का मानचित्र बनाकर कि राजस्थान में ये नदी कहाँ कहाँ बहती है और इसके संबंध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक राजस्थान का मानचित्र। आप भी बनाना बार बार अभ्यास करेंगे तो आप भी इसके संबंध में बनाना इसे सीख जाएंगे, इसलिए बनाते रहिए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। जब अब राजस्थान का आकार, विस्तार और स्थिति की बात करते हैं तब आप देखते हैं कि यहाँ उत्तर पूर्व या उत्तर का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? पंजाब। फिर इधर उत्तर पूर्व में इधर जो राज्य है उसका नाम क्या है? हरियाणा। अगर आप भारत का मैप, इंडिया का मैप अगर आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, और इधर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इधर आता है हिमाचल प्रदेश। कौन आता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम यहाँ उनको क्यों लिख रहे हैं? तो उसका मतलब ये है कि हम अब बात करेंगे घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब यह नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों यह नदी हिमाचल प्रदेश में, कौन है?
हिमाचल प्रदेश। और जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं और उसमें भारत के जब फिजिकल डिवीजन या हम भारत के भौतिक विभाग की बात करें तो उस समय जब हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो हिमालय की जो श्रेणी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक जो श्रेणियां पढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हिमालय है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी? हिमालय है। और हिमालय में ही एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? कालका जगह है। कौन सा स्थान है? कालका। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत श्रेणी में कालका नामक स्थान से उद्गम होता है कौन सी नदी का? घग्गर नदी का। कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ हिमाचल प्रदेश और इस हिमाचल प्रदेश में इस तरह से हिमालय इधर भारत के उत्तर पूर्व में यूं इस तरह से फैला हुआ है हिमालय, और यहीं के उसके हिमालय के दक्षिणी जो पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जो है वो सबसे दक्षिण में कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और शिवालिक में एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? कालका। मान लीजिए यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कालका। कालका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी के कालका से निकलती है। इसका मतलब कौन से राज्य में बह रही है? हिमाचल प्रदेश राज्य में बह रही है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों ये आती है पंजाब। कहाँ आती है? पंजाब। और पंजाब से ये कौन से राज्य में आती है? हरियाणा। मतलब अब तक ये कितने राज्यों में बह चुकी है? अब तक ये 3 राज्यों में बह चुकी है। ये हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है, ये पंजाब में बह चुकी है और कहाँ बह चुकी है? हरियाणा में। यानी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद यहाँ पर जब आप राजस्थान का मानचित्र बनाते हो तो यहाँ एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। और इसी तरह से यहाँ पर एक जो जिला है उसका नाम क्या है? हनुमानगढ़। क्या नाम आता है? हनुमानगढ़। तो देखिए क्वेश्चन आ जाए कि घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़। अगर जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में प्रवेश करती है तो कौन से जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नाम आपने सुना होगा, टिब्बी, और वहां एक स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तलवाड़ा। हिमाचल प्रदेश के हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान पर यह राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। अब देखिए तलवाड़ा और तिलवाड़ा में फर्क है। पहले की एक क्लास में मैंने ये नाम भी बोला था, तिलवाड़ा। देखिए तिलवाड़ा तो कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। मल्लीनाथ के नाम आपने सुने होंगे, या तिलवाड़ा एक सभ्यता भी है, इसी तरह तिलवाड़ा एक स्थान भी है, और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। लेकिन तलवाड़ा जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। तो तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ, इनमें जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और जब नदी में जल की आवक और मात्रा जब दोनों कम होती है तो धीरे धीरे नदी बहती हुई मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। मतलब आगे प्रवाहित जल ही नहीं है। जब नदी में जल ही नहीं है तो कहाँ जाएगा आगे? इसलिए नहीं जा पाता है। देखिए वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह नदी हनुमानगढ़ का भटनेर जो स्थान है, कौन सा स्थान है? भटनेर। हनुमानगढ़ के भटनेर के निकट ही ये विलुप्त हो जाती है। इससे पहले फिर ये गंगानगर में जाती है, गंगानगर की सूरतगढ़ में जाती है, सूरतगढ़ से ये कहाँ जाती है? अनूपगढ़ जाती है। यानी कभी कभी ये कहाँ विलुप्त होती थी? कभी कभी ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर तक जाती थी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर तक जाती थी। उसके बाद में कभी कभी ये अनूपगढ़, उससे आगे कहाँ जाती थी? ये अनूपगढ़ तक भी जाती थी। और जब इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो आगे कौन सा देश आ गया? क्योंकि राजस्थान की आकृति विस्तार की जब आप बात करते हो दोस्तों तो उस टाइम आपको याद होगा कि राजस्थान के इस पश्चिम के क्षेत्र में एक देश की सीमा लगती है, और वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो ये गंगानगर के अनूपगढ़ के बाद ये कहाँ जाती थी? ये पाकिस्तान चली जाती थी। और पाकिस्तान में इधर जो जिला है उसका नाम है बहावलपुर। कौन सा जिला है? बहावलपुर।
और बहावलपुर के ये पाकिस्तान में कहाँ तक, ये पाकिस्तान में कभी कभी दोस्तों फोर्ट अब्बास तक चली जाती थी। कौन से स्थान तक जाती थी? फोर्ट अब्बास तक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि घग्गर नदी में जब जल की मात्रा अधिक होती है तो वह पाकिस्तान के कौन से स्थान तक चली जाती थी? तो वह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती थी। और यह पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? ये बहावलपुर स्थान है। कौन सा स्थान है? बहावलपुर, जो जिला है बहावलपुर, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये चली जाती थी। तो ऐसे करके आप इसे याद करें कि एक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रेणी के कालका नामक स्थान से होता है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है, पंजाब के बाद ये हरियाणा में आती है, हरियाणा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? तो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी हनुमानगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़ में वर्तमान समय तो ये भटनेर तक आते आते विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर चली जाती है। फिर उससे कभी ये अनूपगढ़ तक जाती थी और ये उससे पहले कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ही चली जाती थी। कहाँ तक चली जाती थी? फोर्ट अब्बास तक ही चली जाती थी। तो देखिए सबसे पहले कितने राज्यों में बह रही है? तो हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो यह नदी घग्गर नदी भारत के कुल कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है? तो ये भारत के 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उसके बाद में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घग्गर नदी का बहाव राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? घग्गर नदी का जो बहाव है, ये बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? तो कितने जिले हैं? 2 आपके सामने है। एक जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और दूसरा जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। तो ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों जिलों में प्रवाहित होती है। अब देखिए, अब इसके संबंध में एक नाम आता है प्रवाह क्षेत्र। क्या नाम आता है? प्रवाह क्षेत्र। ठीक है। अब प्रवाह क्षेत्र का मतलब कि राजस्थान में तो है ना, राजस्थान में तो घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार, और नाली आपने एक भेड़ की नस्ल भी नाम सुना होगा कि जब आप राजस्थान का पशुधन पढ़ते हो तो उसमें भी नाली नाम आता है, और आपने देखा होगा कि नाली नस्ल की भेड़ भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। इसी तरह अब वर्तमान में भी क्या है, अगर आप हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में आप जाएं और जहां से होकर घग्गर नदी प्रवाहित होती है तो वो लोग इसको क्या बोलते हैं? उसके बहाव क्षेत्र को जहां से होकर ये बहती है उसके बहाव को क्या कहते हैं? नाली ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। लेकिन पाकिस्तान में इसके बहाव या प्रवाह जो क्षेत्र है, बहाव जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए 2-3 बातें होती हैं। कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ होता है? हकरा। हालांकि बात सही ये होती है, सत्य बात ये है कि पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा। तो ये बातें, इतनी बातें आपको याद रखनी है। 4 राज्यों से, 2 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, एक हनुमानगढ़ से, दूसरा श्रीगंगानगर से। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में, ये सभी जो टोटल जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं वो किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पहले पूछी जा चुकी है। इसलिए आप इसके संबंध में बिल्कुल ध्यान रखें, याद कर लें इसे निश्चित रूप से, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। चलो, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की अगली नदी की हम बात करेंगे कि और नदियां कौन सी हैं जो अंतः प्रवाह में है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की हैं। चलो, तो दूसरी जो नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी, और उसका नाम क्या है? कांतली। क्या नाम है? कांतली। या फिर इसे स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? इसे स्थानीय भाषा में काटली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काटली नदी, कांतली नदी या काटली नदी। दोस्तों, यह नदी शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कहाँ बहती है? शेखावाटी में। अब शेखावाटी वाला ये क्षेत्र है, इस शेखावाटी वाले क्षेत्र में ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। तो शेखावाटी में देखिए झुंझुनू आता है, सीकर है, चूरू है।
कभी किसी समय ये चूरू तक जाती थी, बिदासर तक जाती थी, लेकिन अब ये वहीं हम ये कह सकते हैं कि झुंझुनू में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ियों में ये विलुप्त हो जाती है। थोड़ी दूर बहने के बाद ये समाप्त हो जाती है। अब ये चूरू जिले में नहीं जाती। इसीलिए आप बहुत बार क्वेश्चन भी पढ़ते होंगे कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। एक बीकानेर का नाम आता है और दूसरा किसका नाम आता है? चूरू जिले का नाम आता है। तो इन दोनों ही जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। हालांकि कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, कांतली नदी या फिर कांटली नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नदी के उद्गम की। इसकी बात करते हैं उद्गम की। तो इस नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? सीकर तो जिला है। जिला कौन सा है? सीकर। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से एक नदी का उद्गम होता है। सीकर से चलने के बाद यह नदी कौन से जिले में आती है? ये झुंझुनू जिले में आती है। ये 2 ही जिलों में बहती है। एक तो कौन से में बहती है? सीकर में। दूसरी कौन से बहती है? झुंझुनू में। और झुंझुनू में आने के बाद धीरे धीरे इसमें जल की मात्रा कम हो जाने के कारण यह वहाँ के धरातल में विलीन हो जाती है या फिर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। कांतली नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है उस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है तोरावाटी। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप याद कर लें क्योंकि ऐसा क्यों